हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्च करिज्मेटिक केमिस्ट्री। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हमारी पास की वीडियोस को देख रहे होंगे और द सपोर्ट विच यू गाइस आर शोइंग इज़ वेरी ऑसम गाइस। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना और हमारे बोलते हैं हमारे चैनल दोनों का ग्रोथ बना रहे, ऐसी आशा है। तो हम कंटिन्यू करेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से। तो देखते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में हम क्या करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में हम जनरली पास्ट के बारे में मतलब पास्ट में देखेंगे, लेकिन लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी होती है। आज आपको बता दूं लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। लेफ्ट का मतलब होता है ये लोग वैसे होते हैं, आप लोग अभी देखिए, अभी आपको टेंथ के बाद दुनिया सोचती है कि आप लोग इंटेलिजेंट हो और आप लोग कैपेबल इनफ हो कि आप अब चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट बोलते हैं जब राइट बोलते हैं और जब सेंट्रलिस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। लेफ्ट का मतलब वो होता है कि ऐसे लोग जो अपने पास्ट की सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, पास्ट की सारी चीज़ों को चेंज करने में बिलीव रखते हैं। इनके हिसाब से अब मैं से एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिया का गोल्डन एरा जो गुप्ता पीरियड में था वो सप्रेसिव था रादर देन कि प्रोग्रेसिव था। मतलब क्या कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई थी, जबकि वो बोलना चाहते कि सोसाइटी जबकि दो पार्ट में एक्चुअली बढ़ चुकी थी, रिच और पुअर के बीच में। वहीं से सती प्रथा, सती दैट इज बर्निंग ऑफ अ वुमेन अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो ये वहाँ पे होता था। तो बोलते हैं वहीं से शुरुआत हुई सब। कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड फ्रॉम दैट एरा। व्हाट डू यू मीन बाय कमोडिफिकेशन ऑफ द वुमेन? कमोडिफिकेशन ऑफ द वुमेन से मतलब है कि वस्त्र वो औरतों को बेचा जाने लगा एज अ, उनको क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना बाजार में कोई सामान जैसा उनको काउंट करने लगा, जिसकी की बोली लगा कि हम लोग खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, तो ऐसा उनके साथ बिहेवियर करने किया जाने लगा। सो वो होते हैं लेफ्ट। तो ये तो मैंने बोल दिया हिस्ट्री के बारे में। ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, अगर डेमोक्रेसी है तो वो लोग क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी हटा के हमको वापस से कुछ नया सिस्टम लाना चाहिए जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो। ऐसा तो हमेशा चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो या कल्चरल हो, तीनों को चेंज करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं लेफ्ट। और इसी का एकदम उल्टा है राइट। राइट ग्लोरीफाई करता है पास्ट को, बोलेगा कि अच्छा था पास्ट में सब कुछ, हर पास्ट की चीज को। पास्ट में किंग थे तो बोलेगा कि किंग का वापस आना अच्छा है। किंग ठीक होता है, जैसे कि आप लोग करंट एरा में देख ही रहे होंगे कि जाने अनजाने में इंडिया पे डेमोक्रेसी के नाम पे किंग ही रूल कर रहा है, जहाँ पे एक आदमी बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ चालू है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली आप लोग न्यूज़पेपर में आप लोग ये सब चीज़ें पाओगे, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इससे डर गया हूँ या ऐसा इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन जब तक आपके पास बोलते हैं ना पूरा परफेक्ट नॉलेज ना है, तब तक किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो वो साइड ध्यान रख के मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली एश्योर्ड नहीं है। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो मार्क्सिस्ट जो हिस्ट्री है वो लेफ्ट ओरिएंटेड होती है। तो चलिए देखते हैं। द कंसर्न फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जिन चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है। किन किन चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है? आप लैंड से पैसा कमा सकते हो, जैसे वहाँ पे घर बना के बेच दीजिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर लीजिए, तो लैंड। आप लोग पैसा बिजनेस से कमा सकते हो। आप लोग पैसा पैसे से कमा सकते हो, जैसे पैसे को बैंक में रखो, इंटरेस्ट मिलेगा, उससे पैसा कमाए। तो ये सब क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इन पे जिसका कंट्रोल होगा वही राजा होगा। देखते हैं आगे। एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन and the industrial relations were at the center in the writing of the Marxist historiography। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या था? वो चीजें जो पैसा कमा रहे कैसे बन रही सब, किस तरीके से बैंक में आप पैसा रख रहे हो तो उस पर कैसे आ रहा है। क्या वो बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि वो का ब्लैक मनी को लेके वो इंटरेस्ट दे रहा है आपको। और बहुत जगह तो मैंने ये देखा ना, आपने पहले के ज़माने में पढ़ा रहेगा कि वहाँ पे मनी लेंडर्स थे। 30-30% पे मनी लेंडर्स जो पैसा देते थे, लेकिन 30% इंटरेस्ट रेट पे देते थे। आज ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन भी आप ले लेते हो 8 to 10% ही होता है। और ये तो आपका ईयर लॉन्ग होता है, ये आपका मंथ पे डिपेंडेंट था। तो वो मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैसे पैसे बन रहे थे। और कोई अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा था कैसे अर्न कर रहा था पहले, कि कैसे कौन सी चीज़ों से हमको पैसा मिल रहा है, और दूसरी चीज़ पैसा बनाया कैसे जा रहा है। दैट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको फर्क समझ जाएगा। एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर एट द सेंटर। तो ये तीन चीज थे। आपको ट्राइंगल फिर से बनाते हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को आप कैसे समझ सकते हो इजीली? मनी मेकिंग। ठीक है, एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से मतलब क्या है कि ये तीनों के बीच में देखोगे आप
कि यहाँ पे सिर्फ ये तीनों पे कंट्रोल रिच लोग का है। पुअर के पास तो पहले पैसा नहीं होता है, लैंड नहीं होता है और स्किल नहीं होता है, तो वो कमा भी नहीं सकता। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखेंगे कोई, तो ये लोग का स्किल होता है ना कि ये लोग अच्छे से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो न उनके पास लैंड होता है, न स्किल होती है, न उनके पास पैसा होता है, तो ये सब की कमी होती है। वहीं रिच के पास सब कुछ, टैलेंट खुद में नहीं होगा तो टैलेंट पैसे से खरीद लेंगे, ऐसा होता है। तो ये देखेंगे कि ये कुछ लोग के पास है और वहीं बहुत सारे लोगों के पास ये सब नहीं है। तो इसी के बारे में लिखते थे ये कि किसके पास है किसके पास नहीं, इसके बारे में कहाँ लिखते थे, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में अकॉर्डिंगली। और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री कब की है, इंडिपेंडेंस की बात की। अकॉर्डिंगली, टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट of significance has remained the basic theme of मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मतलब क्या, जो भी सोशल इवेंट होने, सोशल इवेंट जैसे कि हमारी इंडिया में अगर आज करप्शन है, तो ये करप्शन क्यों है, ये क्या बहुत इजी चीज़ है कि कुछ ऑफिसर लोग करप्ट हैं इसलिए बस करप्शन हो रहा है, तो इसे ऑफिसर लोग को निकाल दीजिए जॉब से, इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का क्या बोलना है कि इंडिया के कल्चर में ही करप्शन करना है। आप चाहे या ना चाहो, आपको करप्शन हर एक मोड़ पे मिलती है। कई लोग तो करप्शन मतलब बोलते हैं कि करप्शन की वजह से इंडिया चालू है। तो इसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगा आपको कि क्यों करप्शन है। तो ये सोशल इवेंट है। दूसरी चीज़ ले लीजिए आप कि अगर चोरी करना खराब है तो रॉबिन हुड तो चोरी करता था, जो अमीरों से लेके गरीबों को देकर बांटता था। क्या बोलोगे, चोरी करना ठीक है कि नहीं ठीक है? तो आप एक सोशल इवेंट, जैसे सोशल इवेंट को क्या लूँगा, चोरी। अब उसके बारे में आप लोग थियरी बनाइए कि इंडिया में चोरी क्यों कर रहे हैं लोग, अच्छा है या बुरा है, तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना किसी भी सोशल इवेंट के बारे में, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी की एक आदत थी। पहली चीज़ कि वो जो बड़ा 3 ट्रायंगल लेके बताया उसके बारे में लिखेंगे, और दूसरी क्या, सोशल इवेंट को लेके उसको एनालाइज़ करना किसका आदत था, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी की एक हैबिट थी। सोशल इवेंट, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल रियल वाला लेता हूँ, जैसे सती हो गया, देवदासी हो गया। देवदासी मतलब क्या, अगर घर में हमारे पनौती है, मतलब हमारे यहाँ पे गॉड का ना, बोलते हैं ना कि गॉड हमारे ऊपर कहर बरसा रहे हैं, तो उसके कहर को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? वो अगर हम अपनी डॉटर को एज़ एन ऑन द नेम ऑफ गॉटर मंदिर में छोड़ दें, सो गॉड की सेवा करेगी वो लड़की, और उसके बाद गॉड हम पे हैप्पी हो जाएंगे और हमारे पास जो भी वेल्थ है आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थॉट था, और ये थॉट कौन बताता, उस टाइम पे ब्राह्मण्स बताते थे। तो इसी थॉट के चलते क्या होता था, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता। कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको मंदिरों में जो ब्राह्मण्स थे और प्लस वो जो गांव के लोग थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे, फिजिकली मेंटली भी टॉर्चर करते थे। तो ये सब के बारे में डिटेल में एनालाइज करना किसकी आदत है, मार्क्सिस्ट की। अब थर्ड पॉइंट चलते हैं। देखिए मैं पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। देखिए, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कास्ट सिस्टम बना कैसे। कास्ट सिस्टम के पहले था वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम, चलिए यहाँ लिखता हूँ, वर्ण सिस्टम, VARNA सिस्टम। जो अगर स्टिफ हो गया तो उसे कास्ट सिस्टम बोलते हैं। आज जो सोसाइटी में, फॉरेन में भी ऐसा सिस्टम, लेकिन वहाँ पे क्लास है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिच लोग, थोड़े कम रिच लोग, फिर मिडिल इनकम, फिर गरीब, बहुत गरीब। तो यहाँ पे क्लास बोलते हैं इसको। क्लास, कास्ट और वर्ण, ये तीनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो वर्ण है वो बोलते हैं एक प्रकार का क्लास डिवीजन ही था, जो स्टिफ होके कास्ट में है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वहीं पर अपने को बोलते हैं ना कि अपने को रोक लूँगा। Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideologies framework, scholars like दामोदर धर्मानंद कोसम्बी, आप लोग कोसम्बी सिर्फ सरनेम से भी याद रख सकते हैं, नॉट मोसम्बी, इट्स कोसम्बी, ठीक है। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, नॉट दागे, इट इज डांगे। राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल। तो कितने नाम हो गए, एक हमारे कोसम्बी हो गए, दूसरे डांगे हो गए, थर्ड हो गए हमारे शरण शर्मा, राम शरण शर्मा, जो राम के शरण में पड़े हुए हैं, दैट इज राम शरण शर्मा, एंड कॉमरेड शरद पाटिल। चार नाम आपको याद रखें। आप लोग को याद रखना है कि मार्क्सिस्ट अगर जैसे टेबल बना के आ जाए तो चार नाम भरने को आ सकता है, तो ये चार नाम आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे कैसे क्या क्या है। दूसरा क्या बोल सकते हो वो लोग कि आपको अगर नेशनलिस्टिक का नाम दे देंगे, सबल्टन्स का नाम दे देंगे, और फिर इसके बाद फेमिनिस्ट का नाम दे देंगे, ओरिएंटलिस्ट का नाम दे देंगे, और समझिए एक मार्क्सिस्ट का यहीं पे कहीं नाम देंगे। इसमें से आपको बोलेंगे चुन बताइए राइट मार्क्सिस्ट वाला कौन सा है, तो आपको इसमें फिल करने में दिक्कत हो जाएगी अगर आप नाम नहीं जानेंगे। तो आप लोग को ट्रिक के शुद्ध याद करना होता है, बहुत सारे नाम। यही चैप्टर एक सबसे टफ चैप्टर है, इसके बाद के सभी चैप्टर ईजी हैं।
ठीक है। तो आपको देखना है जो राम के शरण में पड़े हैं, राम शरण शर्मा, डांगे, मौसम्बी नहीं कोसंबी, और उसके बाद लास्ट बचे हैं शरद पाटिल, हैव कंट्रीब्यूटेड। कॉमरेड डांगे वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी को जो बनाने में हाथ था वो किसका था? डांगे का था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी बुक वाज रिटन बाय हिम, रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अच्छा, मार्क्सिस्ट नाम कहाँ से आया? चलो आपको ये बताता हूँ। ये नाम आया है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, जो वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अनएक्सपेक्टेड उस पर हमको सपोर्ट मिला है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये हिस्ट्री जल्दी कोई अपने से पढ़ने को लेता नहीं है। अगर आप ये चैनल पे आके हिस्ट्री देख रहे हैं तो गाइस ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम आपको अपनी वीडियो दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री एज यूजुअल पूरी इंडियन बोलते हैं ना, इंडियन लोग को इतना बोरिंग बताया गया है, इतना बोर कराया जाता है कि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये जस्ट स्कोर करना है, एग्जाम में है इसलिए पढ़ते हैं एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के ऊपर नाम आया मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स थोड़े लेफ्ट ओरिएंटेड थे, तो इसलिए वहाँ से मार्क्सिस्ट नाम है। आपको डांगे के बारे में स्पेशली लिखने को खुद आ सकता है कि डिस्क्राइब द वर्क ऑफ जो बोलते हैं ना कॉमरेड डांगे, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि वो कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से। सेकेंडली, उनका बुक का नाम बताना होगा कि उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी। द प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी उनकी बुक का नाम था। और उन्होंने क्या थे? फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो 3-4 चीज आप लोग याद रख लोगे। चलते हैं सबअल्टर्न्स पे। हम सबअल्टर्न्स की जो हिस्ट्री है उसमें आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में होगा। ये जो डाउन ट्रोडेंस होंगे, डाउन ट्रोडेंस या सप्रेस्ड क्लास होंगे, जो बोलते हैं ना, जो लोग अंदर से टूट चुके हैं, जिसे सोसाइटी ने कई सालों तक दबाया। बिलीव करिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं बताऊं कि इंडिया खराब है। भाई रियलिटी के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी से दूर भागोगे तो उसे बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड आजकल बहुत फेमस चल रहा है, वहीं पे लोग पूरा सुख पा जाने। जैसे वर्चुअल वर्ल्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल है पबजी गेमिंग। वहाँ पे बम से आप शूट कर दे रहे हो सबको, यहाँ पे वहाँ पे सबको मार दे रहे हो। दैट इज़ वर्चुअल सेटिस्फैक्शन। अच्छी चीज़ है, इससे दिमाग स्ट्रांग होता है, SWH के सर्वे में पाया गया। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो तो ऐसे ही आपको सबअल्टर्न्स जो एग्जिस्ट होते हैं, जिनको बहुत सप्रेस किया, उनके बारे में जानना जरूरी है। आज चाहे कल, जितना जल्दी जान जाओ उतना अच्छा। द सीड ऑफ सबअल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सीड मतलब इस सबअल्टर्न्स का कैसे? तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ था, उसमें क्या लिखते थे कि पास्ट के जो भी मिस्टेक्स हैं उसके बारे में लिखिए। तो पास्ट की एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स तो इंडिया में कास्ट सिस्टम ही था ना। लेकिन सब अल्टर्न्स में क्या होता है, सिर्फ और उसमें मार्क्सिस्ट में क्या, कास्ट एक टाइप था, उसके अलावा वुमेन थी, उसके अलावा और हमारे सोशल इवेंट थे, जैसे बहुत सारे हो गए कि मूवमेंट करप्शन का हो जाएगा, बहुत सारे उसमें हैं, बहुत सारे हैं। तो ऐसे पार्ट। लेकिन जब कास्ट के ऊपर आके लिखा जाए, हमारे कास्ट सिस्टम क्या हो गया, जो सप्रेस है उनके उन वो लोग लिखें, वो पहली बात तो खुद लिखें, और या तो उनके ऊपर लिखा जाए, तो उसे बोलते हैं सबअल्टर्न। तो इसलिए देखिए उसकी ओरिजिन कहाँ से है, मार्क्सिस्ट से ही है। द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी, कई बार एग्जाम में आता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या बोला कि भैया सिर्फ रिच लोग क्यों हिस्ट्री लिखोगे, गरीब लोग हिस्ट्री नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कैसे कि वो क्या खा रहे हैं। कई आप लोगों को चलो बताता हूँ कि कई हमारे इंडियन सोसाइटी में जो सप्रेस्ड लोग हैं वो माइस खाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद है, इसलिए कि ऑप्शन नहीं है, समझे। तो यहाँ तक कंडीशन है। तो इसलिए एंटोनियो ग्राम्सी ने बोला कि बॉटम मोस्ट लोग अगर अपनी हिस्ट्री नहीं लिखेंगे तो ये ऊपर वाले जो अमीर लोग हैं वो ना जानना चाहते हैं, न दूसरों को जानने देंगे इनके बारे में। और इनके जो इतने सारे जो ज़मीन है पूरा हड़प के लेते जाएंगे और गप मार के बैठ जाएंगे। लेकिन हमको शुरू करना होगा डाउन ट्रेडर्स की हिस्ट्री लिखना। तो उनमें सबसे सबसे बड़ा रोल किसका था? एंटोनियो ग्राम्सी। इटालियन थे, मतलब वो अपने इधर बोले थे, यूरोप में बोले थे। तो लेकिन उसका वही मॉडल इंडिया में भी आया है। इनफैक्ट सबअल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। फोकलो हैज बीन कंसिडर्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबअल्टर्न हिस्ट्रीज। ठीक है, तो फोकलो का नाम याद रखना आप लोग को। और एंटोनियो ग्राम्सी। रंजीत गुहा। रंजीत गुहा ये बोलते हैं ना कि जो उन्होंने पहले बोलते हैं कि स्टार्ट किया ये सब करने को, और बहुत डिटेल में लिख रहे हैं ये रंजीत गुहा जी, ठीक है।
एन इंडियन हिस्टोरियन प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग सबअल्टर्न हिस्ट्री। इंडिया में कौन थे? रंजीत गुहा is an important academic scholar of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by the Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. कहने का क्या मतलब है कि जो रामचंद्र गुहा हैं, ये तो आज लिख, या रंजीत गुहा है हमारे, सॉरी, ये आज लिख रहे हैं कि हमारे डाउन टोडन्स के बारे में लिखना चाहिए, ऐसी चीज़ें। लेकिन ये सबल्टन जो नाम है, ये आने से पहले ही दबे कुचलों के बारे में लिखा जा रहा था। और वो कौन लिख रहा था? नन अदर दैन दी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हमारे ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। ठीक है, वो दो लोग में। तो आप लोग को एग्जाम में इन्हीं का नाम आएगा, इन्हीं के एग्जाम बुक का नाम भी लिखना होगा, और सबल्टन्स में आपको इनका एग्जाम्पल देना होगा। तो इसे रब कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए थोड़ा वेट करिए। ये देखिए हो गया रब। चलिए, महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र। शूद्र उनको बोला जाता है जैसे दलित लोग को, तो शूद्र अतिशूद्र मतलब जो दलित है और बहुत ज़्यादा दलित भी ऐसे भी हैं। तो शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी, एकदम आग बुक है ये, एकदम फायर फायर भाई, ऐसी बुक है ये। तो ध्यान रखिए कि क्या बोले इन्होंने, बुक के नाम क्या है? गुलामगिरी। और क्या था इनका? हिस्ट्री किसका था? शूद्र अतिशूद्र टॉपिक के ऊपर था। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या करना? उनको दबाना, उनको यूज करना, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। उनके ऊपर बोलते हैं ना कि जुल्म करना, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। शूद्रास, शूद्रास मतलब फिर से जैसे कि आप लोग जो जानते हैं हरिजन जिसको बोलते हैं, दलित लोग। और अति शूद्र मतलब जो शूद्र में भी और दबाए गए हैं वो लोग। अच्छा, आप लोगों को सुन के शौक होगा कि इवन दबे कुछ लोग में जो कुछ लोग अच्छे हैं, जो सिर्फ वो कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो अपने अंदर भी जो थोड़े वीक है उनको दबाते हैं। उनको क्या लगता है ये तो मुझसे भी नीचे है। तो सोचिए ये कैसी हमारे इंडिया की बोलते हैं ना कि ये एगनी है कि हमारे यहाँ पे डिवीजन के अंदर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। कौन सा रिलीजन? शूद्र अतिशूद्र कौन से रिलीजन में है? मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे। और क्या ये जो आप रिलीजन जो मैं जो आंसर है वो सिर्फ उसी रिलीजन में है या और रिलीजन में भी है, ये भी बताइए आप लोग। तो आपको बुक का नाम गुलामगिरी, और किसके बारे में लिखे? वो शुद्राज वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखे, और शूद्र अतिशूद्रों के बारे में भी लिखे। तो ऐसा है। द टर्म शूद्र एंड अतिशूद्र इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में चलो बता ही देता हूँ। ऊपर है ब्राह्मण, ब्राह्मण, एक सेकेंड, जो सबसे ऊपर है वो है ब्राह्मण। पहले लोग बोलते थे कि ब्राह्मण के पास जाओगे सब दिमाग वही रखेंगे, क्योंकि उन्हीं को पढ़ने का राइट था। आज से बहुत समय उससे नीचे तक क्षत्रिय, जो राजा लोग होते हैं। देन थर्ड कम वैश्य। वैश्य जनरली ये लोग ट्रेडर्स होते हैं, और ट्रेडर्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स, नॉर्मल वर्कर्स। और सबसे लास्ट में होते हैं शूद्र और क्षुद्र दोनों। अब आपने देखा इसके अंदर भी शूद्र में बांट दिया गया है, अति शूद्र। ऐसे ही यहाँ पे भी वैश्य के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन है। आप लोग पढ़े ना, जैसे सरनेम जो होते हैं, आजकल इंडिया में आप लोग सरनेम से पहचान सकते हो कि कौन कौन से सिस्टम को, जैसे वाल्मीकि सरनेम आते ही सब लोग शूद्रास के बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि वो शूद्र हैं। ऐसा डिस्टिंग्विशन आप लोग जानते हैं। आपके अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके मॉम डैड ऑलरेडी इससे अवेयर होंगे। तो ये चार हमारे कास्ट सिस्टम है, इसको याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो सबसे ऊपर था, तो इनके सबसे नीचे देख रहे हैं कौन है? शूद्र है। द रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट, वही दलित कास्ट शूद्र, और उसके अंदर और गरीब लोग को अति शूद्र। गरीब नहीं बोल सकते, गरीब तो बहुत है। गरीब क्या होता है? गरीब आज क्या होता है? गरीब जिसके पास पैसा नहीं, पैसा कमा के अमीर हो सकता है। लेकिन हमारा जो बोलते हैं ना जाति है, अगर दलित जाति का है तो ये जाति है उसकी, उसको पैसे में वो ऊपर आ भी जाए ना तो भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे तू दलित है, तू नीचे रहने को बिलोंग करता है, ऊपर के कास्ट वाले बोलेंगे उसे। ठीक है, so is a very significant in the shaping of various cultural and political
पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। कल्चरल मतलब क्या, जैसे कि दलित को एक साथ खाना खाने नहीं दिया जाता, जहाँ पे अगर जैसे दलित और उसके ऊपर के कास्ट के जो भी हो, चाहे वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण, ब्राह्मण तो देखने भी नहीं देते कि उन्हें साथ में खाना खाना नहीं है। दूसरा चीज, अगर खाना खा लेता है तो अर्बन सोसाइटी में क्या करते हैं, उसके लिए अलग बर्तन रखते हैं। चलो खाना खिलाना शुरू किया, अलग बर्तन रख के अब दिखाएंगे। और जो जगह पे और चलो एक चीज बता दो, अगर जहाँ पे अगर कोई शूद्र बैठ गया तो उसके जाने के बाद उसकी उस जगह पे गंगा जल छिड़कते हैं, ताकि वो जगह प्योर हो जाए, जो इम्प्योर हो गया था उसके बैठने की वजह से। और चलिए चलो और पास में जाता हूँ कि पहले क्या था, अगर कोई ब्राह्मण एक रास्ते से जा रहा है और दूसरे रास्ते से वहां से अगर समझो उसका रास्ता काट दिया किसी क्षत्रिय, हमारे क्षत्रिय बोल रहा हूँ, शूद्र ने, तो क्या होगा, अब उसने पाप कर दिया है तो वो तो नरक में जाएगा ही। दूसरा क्या करना है, उसे अपने सिर पे अपना चप्पल रख के मुंह पे काला पोत के उसे पूरा हमेशा जब भी आएगा सॉरी बोलते हुए जाना है। तो ऐसा कल्चरल पूरा उनके साथ अटैच था। और पॉलिटिकल क्या है कि अब इसी को चेंज करने के लिए हमारे इंडिया में आफ्टर फ्रीडम बहुत सारे लॉ है। एस सी एस टी का एक्ट है, SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो वो पॉलिटिकली प्रेशर बना लोगों पे कि भाई ये एक्ट लाइन तो इनको तो कोई उठा ही नहीं पाएगा। तो ये सब रोकने के लिए एक्ट लाए गए कि आप उन पे एट्रोसिटीज नहीं कर सकते इस तरह की। हाउएवर देयर रोल वाज नॉट ड्यूली एक्नॉलेज्ड इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो उनके बारे में जब कॉलोनियल हम जैसे कि देखे रहेंगे, पिछला जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस में था, तो नेशनलिस्ट भी जब ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडिया की बात करते थे तो वहाँ पे दलितों का रोल न बताते थे, न उनकी, अच्छा चलो उनके बताते नहीं थे कि चलो वो अच्छे नहीं थे तो वो तो बात ही नहीं है। दूसरा, उनकी खराब कंडीशन के बारे में भी नहीं बताते थे, अगर अच्छे नहीं तो कम से कम खराब कंडीशन के बारे में बताइए कि चलो कोई अच्छा दलित ऊपर नहीं आया तो खराब तो बताइए कि ये खराब है सोसाइटी में हमारे, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे थे। और कॉलोनियल वाले तो कुछ ही क्या ही बोलना इनके बारे में, ये तो अपने में ही फिदा थे, इनका तो अफीम अलग चल रहा था। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये 1947 के पहले भी थे और उसके बाद में भी थे, तो ये दोनों जगह आपको उनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट। तो ये हमेशा लिखते थे कि अरे ठीक है इंडिया का फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन इंडिया के फ्रीडम के बाद क्या, ब्रिटिश के आने के पहले वाली सोसाइटी फिर से आ जाएगी जहाँ पे फिर से दलित दबाए जाएंगे। उस अगर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है तो उसी के साथ साथ ये दलित वाला चीज भी सॉर्ट आउट कर दो ना भाई। उनका कहना ये था। टू ऑफ हिज बुक्स, हु वेयर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। ध्यान रखिए, गुलामगिरी बुक कौन थी, हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले। हु वेर द शूद्र मतलब शूद्र लोग कौन थे, एंड द अनटचेबल्स। तो ये इनके दो बुकों के नाम है, और जिसमें उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी किसके बारे में, हमारे सब दलित लोग के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो फिर से रह गई हमारी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दैट इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री, और थोड़ा सा रिसेंट वाले जो लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। सो गाइज पेशेंटली हमारा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमें कहीं भी इम्प्रूव करवाने की लगे कि स्कोप है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी ज़रूर बोलेंगे हम लोग। और होप करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।